हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम पांडे है और हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संपीड़ित वायु प्रणाली, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। जो हवा कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है उसके बारे में उसको हम स्टडी करने वाले हैं आज बेटा। तो उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, क्या मैकेनिज़्म है। आप लोग के सिलेबस में एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत डिटेल स्टडी नहीं है, तो हम लोग केवल वही पढ़ेंगे कि जो कि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे या एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ाएंगे। अच्छा, पहला पॉइंट है, हवा को उच्च दाब पर एकत्रित किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर संपीड़ित वायु को प्रयोग में लेते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होता है, कभी भी आप बाइक के टायर में हवा भरवाने जाते हो तो वहाँ पे एक सिलेंडर जैसा सिस्टम बना होता है जहाँ से वर्कर आता है और आपके टायर्स में हवा भर के चला जाता है। वो क्या होता है, वो कंप्रेस्ड एयर ही होता है जिससे हाई प्रेशर पे आपके टायर में हवा को फिल किया जाता है। उसके साथ एक मोटर मैकेनिज़्म भी लगा होता है जो फट 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 की आवाज़ से उसमें क्या करता है, एयर कंप्रेस्ड करके उसमें फिल करता रहता है और फिल करके रख देगा। फिर हमको जब यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेते हैं। जो एयर कंप्रेसर्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी 10 से 30% तक होती है। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी इनपुट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेस्ड एयर में, उसमें से 10 से 30% ऊर्जा ही जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर कर पाते हैं। तो 70 to 90% तक ऊर्जा घर्षण, ऊष्मा, ध्वनि के रूप में खो जाती है, मतलब लॉस हो जाती है 70 to 90%। ये जो एयर कंप्रेसर है इसका सिस्टम बिल्कुल पंप के तरीके से चलेगा। इसको हम समझ लेते हैं। कितने टाइप के एयर कंप्रेसर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और एक होता है डायनेमिक कंप्रेसर। जिसे और डायनेमिक जो कंप्रेसर है उसके अंतर्गत दो टाइप में आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है उसके अंतर्गत दो टाइप में आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। एयर कंप्रेसर टू टाइप्स के बेसिकली होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर या सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर, दूसरा है गतिशील कंप्रेसर या डायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, अब जो डायनेमिक कंप्रेसर है उसके अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है एक्सियल। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है उसमें टू टाइप्स के होते हैं, प्रत्यागामी और रोटरी। जो एयर कंप्रेसर है बेसिकली जो ज़्यादातर एयर कंप्रेसर होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप ही होते हैं। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो 80 to 90% कंप्रेसर्स मिलेंगे आपको एयर कंप्रेसर्स, 80 to 90% वो क्या होंगे, रेसिप्रोकेटिंग टाइप ही होंगे। ये ध्यान रखना, ये बात दिमाग में। अब हम इस मैकेनिज़्म को पढ़ ले रहे हैं। देखो, जो कंप्रेसर है उसका मैकेनिज़्म बिल्कुल ही पंप जैसा ही है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसको समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप में होता है रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे ही होगा। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर की क्षमता गति के सीधे अनुपातिक है, मतलब जितनी गति होगी उतना ज़्यादा वो कंप्रेस करेगा एयर को। तो कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है वो उसके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आउटपुट पल्सेटिंग होता है, सिंपल सी बात है। जो ऊपर नीचे स्ट्रोक्स के फॉर्म में एयर को कंप्रेस कर रहा है तो इसका आउटपुट जो होता है, एयर का आउटपुट देना, ये पल्सेटिंग नेचर का होता है। मैकेनिज्म क्या है, इस तरीके का एक सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें एक वॉल्व यहाँ लगा होता है, एक वॉल्व यहाँ लगा होता है। यहाँ से एयर इनटेक जा रहा है, यहाँ से एयर आउटपुट जा रहा है। सिलेंडर से ये कनेक्ट होगा बेसिकली। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट मेथड लगा हुआ है और ये पिस्टन है। होगा क्या, मान लो इसको ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, उस समय क्या होगा, उस समय यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा और ये वॉल्व इधर पुश करेगा और ये वॉल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, जो एयर इनपुट वाला है। और जो भी एयर यहाँ पे होगा उस पर हाई प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये वाला ऊपर की तरफ पुश होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक गैप बनेगा जहाँ से हवा निकल के सिलेंडर में फिल होगा। दूसरे वाले स्ट्रोक में जब ये पीछे आएगा तो चूंकि सिलेंडर में हाई प्रेशर पे एयर भर रहा है, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो दूसरे स्ट्रोक में जब ये पीछे आ रहा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, वो इस पर प्रेशर लगाएगा और ये बॉल क्लोज हो जाएगा, पीछे की तरफ वो हवा नहीं आ पाएगी। अब जब इसको इधर खींच रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाती है, सक्शन क्रिएट होता है, चूषण क्रिएट होता है, जिससे बॉल पीछे की तरफ खुल जाती है और यहाँ से हवा इसमें फिल हो जाती है। फिर अगेन जब ये ऊपर की तरफ इसको प्रेस करता है, कंप्रेस करता है, तो ये वॉल्व यहाँ पे क्लोज हो जाती है, वॉल्व खुल जाता है और हाई प्रेशर पे एयर को हम लोग जो है चैम्बर में या सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, बिल्कुल पंप के तरीके से ही मैकेनिज्म है। एयर इनपुट आया, इसको ऊपर की तरफ इसको प्रेस किए, ये वॉल्व खुला, यहाँ से एयर गया सिलेंडर में, फिल हुआ हाई प्रेशर पे, फिर ये अल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है वो सिंगल सिलेंडर मैकेनिज्म है।
इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो बहुत हाई रेटिंग पे या बहुत हाई स्पीड के लिए इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर को बहुत हाई स्पीड के लिए, हाई अमाउंट के लिए, हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर हाई कैपेसिटी के कंप्रेसर को डिज़ाइन करना है रेसिप्रोकेटिंग टाइप में, तो हम डबल सिलेंडर या मल्टीपल सिलेंडर यूज़ करते हैं, 2 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, इस तरीके से मैकेनिज्म। तो 2 सिलेंडर मशीन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक अंतराशीतक लगा होता है, इंटरकूलर क्या करता है, जब एक पंप के द्वारा, ये पंप बेसिकली जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 सिलेंडर्स में लगे होते हैं पंपिंग के लिए। जो पहला वाला पंपिंग वाला सिलेंडर होता है ये बड़े साइज़ का होता है, दूसरा वाला पंपिंग साइज जो होता है छोटे साइज़ का होता है। मेरे फिगर में उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये समझना, जो पहला पंपिंग होगा, जो ये पहला सिलेंडर होगा, ये बड़े साइज़ का होता है, दूसरा सिलेंडर छोटे साइज़ का होता है। इसमें से पहले स्टेप में एयर को यहाँ से भेज रहे हैं, इसमें भेजते हैं, और इसमें कुछ समय के लिए एयर रुकता है। रुकने के बाद इसमें हीट रेडिएटर्स लगे होते हैं, जिससे जो कंप्रेस्ड एयर इस चैम्बर में आता है वो क्या होता है, उसका हीट इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब यहाँ पे एयर जो ठंडा होता है, फिर फर्दर उसको एक बार और कंप्रेस करते हैं, तो वहाँ से एयर इस चैम्बर में आता है और यहाँ इस थ्रू आके सिलेंडर में स्टोर हो जाता है। यहाँ से जो ठंडा एयर है वो इस चैम्बर, इससे आके सिलेंडर में स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा हीट है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, हीट क्या होता है, रेडिएट हो जा रहा है फिर आ रहा है, क्योंकि इतना हाई हीट होता है कि इसको ऑपरेट कर रहे हो, हाथ से टच करोगे हाथ भी जल सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए, और चूंकि 2 सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और चूंकि हीट को हम रेडिएट कर रहे हैं तो इसका जो स्पीड है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो 2 सिलेंडर कंप्रेसर में हमें एडवांटेज है कि हाई प्रेशर पे हम एयर को स्टोर कर सकते हैं, और ये हाई प्रेशर और लार्ज अमाउंट में एयर को कंप्रेस कर सकता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको वेंस बोलते हैं, वेंस, ठीक है, और इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। अब इसमें ऐसा है कि बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट है वो सेंटर में नहीं होता, यही रोटेट होता रहेगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाए इस साइड में। लेट सपोज अगर इसका मूवमेंट इस साइड में हो रहा है, तो इसका कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करते हैं कि इस वाले पोर्शन में देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, जो इनलेट है यहाँ से एयर आएगा, तो यहाँ भाई जब ये वाला पोर्शन ये पोर्शन जब इस साइड में आएगा तो यहाँ से एयर इसमें भर जाएगा। लेकिन जब यहाँ से धीरे धीरे मूव करता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। देखो यहाँ पे ज़्यादा साइज है, यहाँ पे कम थोड़ा हुआ, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे बिल्कुल कम होता है। तो चूंकि एयर का अमाउंट सेम है, यहाँ पे एक बार फिल होने के बाद यहाँ पे एयर का अमाउंट सेम रहता है और साइज इसका कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो होगा क्या कि वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, तो यहाँ से एयर लेके हाई प्रेशर पे यहाँ पे आउटलेट पे छोड़ देता है। तो ये रोटरी टाइप के कंप्रेसर का मैकेनिज्म है। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे इनलेट जो एयर आ रहा है वो क्या होता है, इसमें आ जाता है, आने के बाद जब इधर मूव कर रहा है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। ये जो गैप है ये क्या होता है, सिकुड़ता जाएगा। देखो यहाँ पे साइज छोटा होगा, साइज छोटा और छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, हाई प्रेशर पे होता है, यहाँ आउटलेट पे इसको डिस्चार्ज करते हैं, सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। तो ये लार्जर एरिया है और यहाँ पे स्मॉलर एरिया है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, लार्जर एरिया है तो लो प्रेशर होता है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारा रोटरी कंप्रेसर वर्क करता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो रोटरी कंप्रेसर है ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंतर्गत ही आता है। अब जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग था वो भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, और रोटरी कंप्रेसर है ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकली अब समझें कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। डिफरेंस बेटा ये है कि जो हमारा ये रोटरी कंप्रेसर होता है इसमें पल्सेशन नहीं होता है। पल्सेशन का मतलब इसमें वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप था, या उसे हम बोल रहे थे डायनेमिक कंप्रेसर। तो डायनेमिक कंप्रेसर का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल ही सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरीके से होता है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो सेम वैसे ही ये कंप्रेसर भी वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कंप्रेसर प्रदर्शन, कंप्रेसर परफॉर्मेंस। जो कंप्रेसर की दक्षता है या इसकी परफॉर्मेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इनलेट पर क्या टेम्परेचर है एयर का, टोटल प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, संरचना क्या है उसका, और उसकी पोजीशंस क्या हैं, इस पर डिपेंड करती है कंप्रेसर का जो परफॉर्मेंस है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। समतापीय दक्षता, आइसोथर्मल इफिशिएंसी, मतलब अगर जो एयर कंप्रेस्ड कर रहे हैं इनलेट और आउटलेट पे सेम टेम्परेचर पे रहे तो उसमें इफिशिएंसी कैसे निकालोगे। तो आइसोथर्मल पावर जितना जनरेट हो रहा है और एक्चुअल मेजर्ड इनपुट पावर, जितना आउटपुट पे पावर जनरेट हो रहा है वो, और जितना एक्चुअल मेजर्ड
इनपुट पावर है, इनपुट जितना कर रहे हैं वो, तो उसके रेशियो को जब निकालते हैं तो वो समतापीय आइसोथर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। समतापीय शक्ति कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P1 Q1 इंटू लॉग R अपॉन में 36.7 ऑन बेस ई। ये फॉर्मूलाज ये, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, इसको आप रट लेना, इसको याद कर लेना, आएगा तो फॉर्मूला ही आएगा, या फॉर्मूले पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं करा दूंगा चैप्टर के लास्ट में। यहाँ पे R क्या है, R होता है प्रेशर रेशियो P2 अपॉन P1। अब समझते हैं कि P2 P1 R1 ये सब क्या चीज़ें हैं। देखो बेटा, जो R है वो प्रेशर रेशियो था P2 अपॉन P1। P1 है एब्सोलूट इनटेक प्रेशर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इनटेक में जो प्रेशर है उसको P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P2 क्या है, एब्सोलूट डिलीवरी प्रेशर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो आउटपुट पे हमारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर। Q1 क्या है, फ्री एयर डिलीवरी मीटर क्यूब पर आर में। कितना एयर का डिलीवरी हो रहा है पर आर के केस में, कितने वॉल्यूम की डिलीवरी हो रही है, तो ये मीटर क्यूब पर आर में होगा Q1 फ्री एयर डिलीवरी। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आयतनिक दक्षता वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो आता है वो आता है फ्री एयर डिलीवर्ड सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में। एक मिनट में कितने वॉल्यूम एयर को हम डिलीवर कर रहे हैं। कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट, तो कंप्रेसर में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कितने एयर को डिलीवर कर रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और जो कंप्रेसर का विस्थापन है उसको कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। जो कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल 5 इंटू चाई इंटू ईटा, या एन इसको कह सकते हो। डी इक्वल टू सिलेंडर बोर मीटर में, सिलेंडर कितनी गहराई तक बोर किया गया है, डुबाया गया है वो, या फिर एल क्या, सिलेंडर स्ट्रोक मीटर में। तो सिलेंडर का जो स्ट्रोक आ रहा है, जो सिलेंडर ये ऑपरेट करता है वो अब ऊपर नीचे कुछ आ रहा होगा ना, कुछ लेवल में कुछ लेंथ आ रहा होगा, तो उस लेंथ को हम लोग एल सिलेंडर स्ट्रोक मीटर में बोलेंगे। एस कंप्रेसर स्पीड होता है आरपीएम में। जो ये कंप्रेसर कुछ स्पीड पे तो रोटेट कर रहा होगा कि एक मिनट में कितने आरपीएम रोटेट कर रहा है वो मोटर जो इससे लगा हुआ है। ये चाहे क्या, एकल चरण के लिए 1 और दोहरे चरण के लिए 2 होता है। तो हमारे जो कंप्रेसर होते हैं वो 2 टाइप के मैकेनिज्म वर्क करते हैं, सिंगल स्टेप एंड मल्टीपल स्टेप। तो मल्टीपल स्टेप में डबल स्टेप भी आता है। तो अगर एकल स्टेप है तो 1, डबल स्टेप है तो 2। एन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर यूज़ कर रहे हो आप अपने कंप्रेसर में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एयर लीक्स और एनर्जी वेस्टेज से बचना। तो हम लोग जो कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग उसको स्टडी तो आइडियली करते हैं, लेकिन वो हमारा सिस्टम आइडियली होता नहीं है। तो जो कंप्रेसर होगा उस केस में कंप्रेसर में एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि जो एयर हम लोग स्टोर कर रहे हैं किस में, सिलेंडर में, तो वो कहीं से लीक कर सकता है क्योंकि जॉइंट्स होते हैं। तो अगर लीक करेगा हमारा एयर तो वो क्या होगा, वो प्रेशर को कम करेगा, प्रेशर को कम करेगा तो हमारा जो है ये वर्क जो कर रहे हैं कंप्रेसिंग का, वो क्या होगा, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाएगा और उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो एयर लीक होता है वो वॉल्व्स के थ्रू ही होता है 90%, बाकी भी 10% में कुछ तरीके हैं जिससे एयर लीक हो सकता है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, लीक की रोकथाम में, रख रखाव में ध्यान रखकर, तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करोगे। तो लीक की रोकथाम में, तो लीक जो कर रहा है एयर, उसके लिए क्या है कि प्रॉपर आप देखते रहो कि कहाँ से हमारा सिस्टम कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। पाइप के नली के जोड़ों, शट ऑफ वाल्व खराब रख रखाव, तो किस कारण से लीक हो सकता है भैया कि अगर आप सही से नहीं देख रेख कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इसी वजह से लीक कर रहा है एयर। तो रख रखाव में ध्यान रखो, वॉल्व्स को प्रॉपर चेक करते रहो, समझते रहो। अब ये जो लीक हो रहा है, मान लो बहुत मामूली लीक हो रहा हो, तो नॉर्मली हम लोग केवल देख के या अपने विज़न से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब समझ नहीं सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक डिटेक्टर आता है जिसे अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर कहते हैं। बेसिकली अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर का मैकेनिज़्म ये होता है कि जब भी कंप्रेसर के सिलेंडर से एयर लीक हो रहा होता है, तो एयर लीक होते समय अपने साथ एक अल्ट्रासोनिक वेव को क्रिएट करता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव लीक डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, और हमारा डिटेक्टर ये बता देता है कि हमारे सिस्टम या सिलेंडर में क्या हो रहा है, एयर लीक हो रहा है। तो ये हमारे नॉर्मली हमारे ईयर से, आंखों से हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर होता है ये इसको डिटेक्ट करके बता देता है कि हमारे सिस्टम में एयर लीक हो रहा है। ये क्या सेंस करता है अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर, तो हाई टेम्परेचर को भी सेंस करेगा, अछूत आवरण जो उसके ऐसे
मान लो कंप्रेसर में कुछ ऐसे हमारी कवरिंग है जो हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, या ऊपर से कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल है, तो उसको भी ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। पाइपलाइंस को भी डिटेक्ट कर सकता है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम लीकेज, तो कंप्रेस्ड जो एयर सिस्टम है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ गैसेज एट लीकेज क्रिएट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये मैंने बता चुका है मैंने आपको अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्रेसर्स में ऊर्जा बचत के टिप्स, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और ध्यान से पढ़िए, थ्योरी पोर्शन है, इसमें थ्योरी ही है। नोट्स को आप लोग मेंटेन रखना, नोट्स प्रिपेयर रखना, और इसके साथ साथ जब चैप्टर फिनिश होगा तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उस पर ध्यान देना। क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये होता है कि हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो, जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसका एक इंसाइट हम समझ पाएँ। और इसके साथ साथ एक और काम करें कि एग्ज़ाम अगर हो तो उसमें हम अपनी नॉलेज को रख पाएँ। अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में उस चीज़ को आप पुट नहीं कर पा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो उसका आपको इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा। आपको लगेगा कि मुझे मेरे साथ चीट हो रहा है, मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि पढ़ाई के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएं कि एग्ज़ाम में हमको कैसे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है कि जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है वो मार्क्स दे सके। क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर बैठा होता है 95% केस में वो बच्चे का मार्क्स काटना नहीं चाहता है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से उसको मार्क्स डिडक्ट करना ही पड़ता है। वो गलतियां भले ही अनजाने में हो रही हों। तो हम लोग ये चैप्टर 4 फिनिश करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन रखने वाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ आएगा, उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सारे बच्चों से, मैं सारे स्टूडेंट से अनुरोध ये करता हूँ कि वो मेरा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अच्छा या बुरा दोनों पढ़ा सकता हूँ, जैसा मेरे अंदर होगा नॉलेज उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको मार्क्स लाने हैं, आपको समझ डेवलप करनी है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल मुझसे कह सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपके अंदर समझ डेवलप होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लेक्चर को देख के ही आप समझ डेवलप करो, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको कहीं और सोर्स से, अदर बुक से, अदर यूट्यूब चैनल से अगर कंटेंट मिल रहा है, उसको स्टडी करो, नोट्स प्रिपेयर करो, और अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करो, और एक्स्ट्रा नॉलेज लो, क्योंकि नॉलेज कभी भी फालतू में व्यर्थ नहीं जाता है। और मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है, एक निवेदन है कि ये हमारा जो ये सिचुएशन इस समय कंट्री में हमारे जो चल रही है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि मोदी जी ने कंट्रोल किया है। तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, मस्ती ना करें। घर पे अगर रह रहे हो तो मम्मी पापा भाई बहन को ज़्यादा परेशान मत करना, और घर के कामों में हाथ बटाएं। और आपके पास अगर खाली समय ये मिल रहा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। घर में खाली बैठे हो तो स्टडी करो, मोबाइल में नेट पैक होगा ही होगा, तो यूट्यूब पे जाओ, कंटेंट को देखो। मेरा सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ो ही पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, और साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज, जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो। और भविष्य में क्या करना है, आपके पास खाली समय बचा है, इसमें बैठ के सोचो, समझो। मम्मी पापा कोई वर्क कर रहे हैं, उनका हाथ बटाओ, कोई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी हेल्प चाहिए आपको, वो हेल्प आप ले सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड। और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।